प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 1, भाषा और व्याकरण। भाषा क्या होती है? जब हम बात करते हैं, एक दूसरे से आपस में बात करते हैं, हम अपने विचार दूसरे के सामने रखते हैं, और जब सामने वाला कुछ अपने विचार हमारे सामने रखता है या हमसे कहता है, या जो हम अपनी आपस में बात करते हैं, अपने विचार एक दूसरे के साथ शेयर करना, बताना, वो सब भाषा का ही रूप है। ठीक है, कभी हम अपने विचार बोलकर बताते हैं, कभी हम लिख कर बताते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है? भाषा के अंतर्गत। तो अगर हम बोलकर बताते हैं तो वो मौखिक भाषा हुआ, और अगर हम लिख कर बताते हैं तो वो लिखित भाषा के रूप में हुआ। ठीक है, तो भाषा और व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण जो है हमारी हिंदी भाषा को शुद्ध करने का काम करती है। ठीक है, कि कैसे उन त्रुटियों को निकालना है, कैसे उन अशुद्धियों को सही करना है, वो काम व्याकरण का होता है। तो आइए विस्तार से जाने हम कि भाषा क्या है। बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज के माध्यम से होती है। वह भूख, प्यास, इच्छा, अनिच्छा, सुख, दुख, हर्ष, क्रोध आदि को व्यक्त करने के लिए किसी न किसी माध्यम का प्रयोग करता है। कभी वो बोलकर, तो कभी लिखकर, और कभी संकेतों के द्वारा, ठीक है, अपने मनोभावों को व्यक्त करता है। परंतु इसमें बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि समय अधिक लगता है और पूरी बात भी समझ में नहीं आती। ठीक है, अतः संकेतों द्वारा मनोभावों को प्रकट करना भाषा नहीं कहलाता। सभ्यता के प्रारंभ में, यानी कि प्राचीन सभ्यता के शुरू में, तो मनुष्य अपने विचारों को जो है संकेतों के द्वारा व्यक्त करता था या प्रकट करता था। धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ और मनुष्य ने ध्वनियों के माध्यम से मनोभावों को प्रकट करना सीखा। अपने विकास क्रम में भाषा का प्रयोग करते करते उसने सार्थक ध्वनियों को नियमबद्ध कर लिया, जिसे वर्तमान युग में भाषा कहते हैं। नीचे भाषा के निम्नलिखित लक्षणों को दिया गया है। भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। भाषा में ध्वनियों के लिए प्रतीक या चिन्ह होते हैं। भाषा मन के भावों, विचारों को दूसरों तक पहुंचाती है। प्रत्येक भाषा में शब्दों के अर्थ होते हैं, साथ ही उसमें वर्ण, शब्द व वाक्य संरचना की व्यवस्था भी होती है। तो इस प्रकार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों व विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। भाषा के भेद। मुख्य रूप से भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक या कथित भाषा और लिखित भाषा। बोलकर, मौखिक रूप, जब हम बोलकर अपने भाव और विचार प्रकट करते हैं तो दूसरे उसे सुनकर समझते हैं। यही भाषा का मौखिक रूप है। लिखकर यानी लिखित रूप, जब अपने भावों या विचारों को लिखकर या पढ़कर समझा या समझाया जाता है तो वो लिखित भाषा का रूप कहलाता है। लिखित भाषा में ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, बोलकर मौखिक रूप और लिखकर लिखित रूप, है ना। मौखिक रूप जब हम बात करते हैं, लिखित रूप यानी जब हम लिखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मातृभाषा के बारे में। मातृभाषा, मातृ यानी माता, जो अपने घर में बोली जाती है। मातृ अर्थात माँ, भाषा अर्थात बोली गई। पूर्ण अर्थ हुआ कि माँ के द्वारा बोली वो भाषा जिसे बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। और इस भाषा से बालक का सबसे पहले परिचय होता है। यदि माँ गुजराती बोलती है तो बालक की मातृभाषा भी गुजराती होगी। यदि परिवार द्वारा कश्मीरी बोली जाती है तो बालक की मातृभाषा कश्मीरी होगी।
राष्ट्रभाषा, राष्ट्र जमा भाषा, अर्थात राष्ट्र की भाषा, वो भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में हिंदी का प्रयोग लगभग 70% निवासियों द्वारा किसी न किसी रूप में किया जाता है। अतः हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है, जैसे जापान जापानी, चीन चीनी, फ्रांस फ्रांसीसी, ब्रिटेन अंग्रेजी आदि। राजभाषा, राज जमा भाषा, अर्थात राजकाज की भाषा, वो भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है, वो राजभाषा कहलाती है। मानक भाषा, जब भाषा विकास प्रक्रिया से गुजरती है तब उसकी एक रूपता को बनाए रखना कठिन हो जाता है ना। विकास यानी कि हिंदी भाषा में क्या होता है ना, विकास यानी कि तरक्की होती रहती है, मतलब शब्द जो है बदलते रहते हैं। मानव शब्द मतलब पहले कुछ और होते हैं, फिर कुछ समय बाद चेंज हो जाते हैं, तो उसको भाषा का विकास कहते हैं। तब उसकी एकरूपता को बनाए रखना बहुत कठिन हो जाता है। हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसलिए इस पर बोलियों तथा उपभाषाओं का प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में वर्णों व शब्दों के एक से अधिक रूप प्रचलित हो जाते हैं। कौन सा रूप शुद्ध तथा मानक है, ये जानने में कठिनाई का अनुभव होता है। इस कारण भाषा में एक रूपता की आवश्यकता पड़ती है और भाषा के जिस रूप को शिक्षित जनों द्वारा प्रयुक्त व विद्वानों द्वारा स्वीकृत किया जाता है, वो भाषा का मानक रूप कहलाता है। उदाहरण दो ध्व, ठीक है, अ द्व और ये झ, जैसे अंत, अमानक रूप ये है, मानक रूप ये है। संबंध, नए, आई। बोली, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। क्षेत्र के आधार पर भाषा का सबसे छोटा रूप बोली होता है और एक क्षेत्र के बहुत से लोगों की भाषा को स्थानीय बोली कहा जाता है। इसमें साहित्य की रचना प्राय नहीं होती और कुछ साहित्यकारों ने बोलियों में साहित्य की रचना की थी, जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस, कवितावली अवधि, सूरदास ने सूरसागर यानी ब्रजभाषा में तथा विद्यापति ने पदावली यानी मैथिली की रचना की। परंतु बोलियों में रचनाएं बहुत कम हुई। आगे चलकर ये केवल बोले तक ही सीमित रह गए, इनका आगे विकास नहीं हो सका। केवल खड़ी बोली का विकास होता गया और उसने आधुनिक हिंदी भाषा का रूप ले लिया। कुछ अन्य बोलियां कन्नौजी, मगही, बुंदेली, बांगड़ू, बघेली, भोजपुरी आदि भी हैं, जैसे मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुन बने हमारा। इससे अलग अलग बोलियों में बोला गया। ये बहुत पुराना एडवर्टाइजमेंट है जो दूरदर्शन पे आता था, है ना, और ये जो लाइन थी ये बहुत सारी भाषाओं में बोली गई थी, ठीक है, परंतु सबका भाव एक ही है। अतः बोली भाषा का अल्प विकसित रूप जरूर है, परंतु उसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। उपभाषा, जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है तब वो उपभाषा बन जाती है। बोलियों में साहित्य की रचना प्राय नहीं होती, परंतु उपभाषा में साहित्य की रचना होने लगती है। एक उपभाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। अवधी, ब्रज तथा राजस्थानी बोलियों में साहित्य की रचना हुई थी और इनका क्षेत्र भी बड़ा था, अतः ये उपभाषाएं बन गई। राजस्थानी बोलियां हैं जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवा आदि। जब उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है तब वो भाषा का रूप ले लेती है और हिंदी उपभाषाओं को 5 वर्गों में बांटा गया है। उपभाषाएं बोलियां: पश्चिमी हिंदी, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, हरियाणवी। पूर्वी हिंदी,
बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी, मेवाती, जयपुरी, मालवी, मारवाड़ी। पहाड़ी हिंदी, कुमाऊनी, गढ़वाली। बिहारी हिंदी, भोजपुरी, अंगिका, मगही। अब बात करते हैं लिपि। लिपि का अर्थ है लीपना। तो मनुष्य ने उच्चरित भाषा को स्थायी रूप देने तथा अपने विचार दूर बसे संबंधियों तक पहुंचाने के लिए चित्रों को माध्यम बनाया, जिसे चित्रलिपि कहा जाता है। फिर उसने उच्चरित ध्वनियों को निश्चित चिन्ह दिए, यही चिन्ह लिपि कहलाए। इस प्रकार मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। कुछ भाषाएं व लिपियां कोंकणी देवनागरी, नेपाली देवनागरी, फ्रांसीसी रोमन, मराठी देवनागरी, बोडो देवनागरी, अंग्रेजी रोमन। पंजाबी गुरमुखी, कश्मीरी देवनागरी, उर्दू फारसी, जर्मन रोमन, बंगाली बांग्ला और संताली देवनागरी। अब आते हैं हम व्याकरण पर। वर्णों के व्यवस्थित मेल से शब्द और शब्दों के व्यवस्थित मेल से वाक्य तथा वाक्यों के व्यवस्थित मेल से भाषा बनती। ठीक है, यदि ये व्यवस्थित न हो तो भाषा अर्थपूर्ण नहीं होगी। किस वर्ण, शब्द तथा वाक्य का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है, इसका ज्ञान व्याकरण कराता है। अर्थात व्याकरण भाषा के नियम निर्धारित करता है। तो इस प्रकार व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है। व्याकरण को 4 भागों में विभाजित किया गया है। व्याकरण के अंग: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, प्रकार, उनके लिखने की विधि, उच्चारण, उनके संयोग, संधि आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार: इसके अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, उनकी उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, बनावट आदि पर विचार किया जाता है। पद विचार: इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि पदों के स्वरूप तथा प्रयोग पर किया जाता है। वाक्य विचार: इसमें शब्दों द्वारा वाक्य रचना, भेद, अंग प्रत्यंग, विभिन्न प्रकार के पत्र, प्रस्ताव, कहानी, विराम चिन्ह आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा पाठ भाषा और व्याकरण। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।